नमस्कार। आइए रिजर्वेशन पे हमारा जो बातचीत हो रही थी, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं संविधान के आर्टिकल 15 सब क्लॉज़ 5 और आर्टिकल 15 सब क्लॉज़ 6 को। देखिए, अभी-अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को लेकर अपना एक जजमेंट दिया है। जिसमें महाराष्ट्र एसईबीसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट को चैलेंज किया गया था। मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी के लिए 16% का रिजर्वेशन किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जॉब्स में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। तो महाराष्ट्र स्टेट में यदि ये 16% रिजर्वेशन मराठास को काउंट किया जाए तो पूरे स्टेट में जो रिजर्व सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो पहले से ही रिजर्वेशन था, प्लस मराठा के रिजर्वेशंस को यदि काउंट किया जाए तो टोटल रिजर्वेशन 68% आ रहा था। अब यदि आप याद करेंगे तो पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम मंडल जजमेंट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस रिजर्वेशन पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि 50% से ज्यादा किसी भी कम्युनिटी के लिए किसी भी स्टेट में या पूरे इंडिया भर में रिजर्वेशन की जो टॉप मोस्ट सीलिंग है, मतलब इससे ज्यादा किसी भी राज्य में या सेंटर में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और वो सीलिंग है 50%। ये 50% की सीलिंग जो है ये इंदिरा सहाने के जजमेंट में ले डाउन करी गई थी। अब जब मराठास के लिए 16% की रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र में टोटल 68% रिजर्वेशन हो गया, तो सवाल था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या ये संवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में ये कहा कि नहीं, इंदिरा सहाने में जो 50% सीलिंग दी गई है उसको किसी भी कंडीशन में वायलेट नहीं किया जा सकता और इसलिए मराठास के लिए जो रिजर्वेशन है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में, उसे हम गैर कानूनी, गैर संवैधानिक मानेंगे। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए इस रिजर्वेशन के मुद्दे को और संवैधानिक प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात जो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ वो ये कि रिजर्वेशन पे अभी भी पूरा जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है इंडिया में, वो 100% क्लियर नहीं है। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको इस संक्षिप्त से वीडियो में समझाऊंगी। पहले समझते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 को। देखिए, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को भारत के संविधान में ऐड किया गया 2005 में 93rd अमेंडमेंट के द्वारा। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 पहले क्या कहता है आपको पढ़ देती हूँ और फिर समझाती हूँ कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। देखिए, आर्टिकल 15(5) कहता है, और मैं इसको आपको पहले भाषा इसकी क्या है वो पढ़ देती हूँ। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज G of clause 2 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or for the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30. मतलब 93rd अमेंडमेंट 2005 के द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 5 जोड़ा गया, जो ये कहता है कि राज्य के पास, सरकारों के पास ये अधिकार है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ये तीनों कैटेगरीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन या कोई स्पेशल प्रोविजन लाया जा सके। इसमें दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहले ये कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो और चाहे वो एडेड हो या अनएडेड, मतलब यदि सरकार किसी प्रकार का एड, फाइनेंशियल एड उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कर रही है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सरकार किसी भी प्रकार का एड प्रोवाइड नहीं कर रही है और वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इस क्लॉज 5 के जुड़ने के बाद प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एससी, एसटी और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत
जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उन्हें अधिकार है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सेटअप, उसके एस्टैब्लिशमेंट कर सकती हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकती हैं। और यदि कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एडेड भी क्यों ना हो, मतलब माइनॉरिटी चला रही है लेकिन सरकार उसको कुछ एड दे रही है, तो कोर्ट ने कहा कि देखिए इस अमेंडमेंट के बाद अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, और चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो, उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है। इस क्लॉज 15(5) और 93rd अमेंडमेंट के पीछे का क्या बैकग्राउंड है, उसके लिए मुझे आपको दो जजमेंट्स पर आपका ध्यान आकर्षित करना है। पहला बड़ा लैंडमार्क केस था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट 355। इसमें बहुत सारे मुद्दे थे रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन मेन इसमें जो कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि देखिए जहां तक एडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है, मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस तो हैं लेकिन एडेड हैं, वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होना सिर्फ इसलिए नहीं रुक जाते क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का एड दिया गया है। तो यदि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एड दिया भी जा रहा है तो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका एक अलग स्टेटस है, और वहां पे किसी भी प्रकार से उन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन कैसे हो, इसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती और रिजर्वेशन नहीं कर सकती, क्योंकि राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो माइनॉरिटीज के लिए एक इम्पोर्टेंट अधिकार है जिसे संविधान सुरक्षित करता है। लेकिन जहां तक बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है, जैसे कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिन्हें एड मिल रहा है, तो वहां पे जो है वो रिजर्वेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक रीजनेबल लिमिट होना चाहिए। उसके बाद आया एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3226। PA इनामदार ने, कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मतलब माइनॉरिटी द्वारा नहीं चलता है, और जिसे जो है एड भी दिया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में जो आप रिजर्वेशन के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे उन पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। मतलब यदि राज्य सरकार चाहे कि किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन इम्पोज किया जाए एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे जो कि अनएडेड है, जिसमें सरकार किसी भी प्रकार का एड नहीं दे रही है, तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से PA इनामदार में TMA पाई फाउंडेशन में जो रेशियो ले डाउन किया गया था उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई, लेकिन PA इनामदार का जो अल्टीमेट रिजल्ट निकला वो ये कि यदि सरकार किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एड देती है और वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और यदि वो नॉन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे रिजर्वेशन किया जा सकता है, लेकिन जो अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वहां पे सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जहां तक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है वहां पे तो इंटरफेरेंस किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद PA इनामदार में जो रूलिंग आई, इसको एक तरह से कहा जाए बदलने के लिए सरकार ने 93rd अमेंडमेंट के द्वारा 15 सब क्लॉज 5 को संविधान में जोड़ा, और अब जो पोजीशन है वो ये है कि रिजर्वेशंस जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड, सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें किया जा सकता है। सिर्फ एक्सेप्शन है कि जो माइनॉरिटी के द्वारा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं, जो गवर्न किए जाते हैं, उनके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। ये हो गया 15(5) की कहानी। जल्दी से पहले आपको लेकर आती हूँ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 क्या कहता है। जिस प्रकार से 15(5) को एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया आर्टिकल 15 में, उसी प्रकार से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 को भी संविधान में बाद में जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया 103rd अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें ये कहा गया कि देखिए कास्ट के आधार पर, या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो कैटेगरी है वो एक अलग कैटेगरी है। 15(6) में कहा गया कि EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के वो वर्ग जो कि इकोनॉमिकली काफी पिछड़े हुए हैं, इसमें कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि काफी सारे क्राइटेरिया फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, वो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है।
15(6) केवल इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, इकोनॉमिकली पिछड़े हुए वर्गों को मैक्सिमम 10% तक का जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 6 जोड़ा गया, आर्टिकल 16 में भी सब क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसका कुल मिला के इम्पोर्ट ये हुआ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में 15(6) के बाद जो कि 103rd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए जितने रिजर्वेशंस हैं उसके एडिशन में 10% रिजर्वेशन की बात की जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए 10% रिजर्वेशन की बात है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सामने ये अभी भी मैटर पेंडिंग है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को अभी भी सुनना है और डिसाइड करना है कि क्या 15(6) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो की शुरुआत मैंने करी थी सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट में जो कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर था। उसमें जब कोर्ट ने ये बात कही कि इंदिरा साहनी के जजमेंट को हम रिविजिट नहीं करेंगे और इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो 50% सीलिंग है उसको किसी भी प्रकार से नहीं बदला जाएगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका भी इम्पैक्ट शायद पड़ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रिजर्वेशन की बात हो रही है उस पर ध्यान देगा। देखिए अभी जो 50% रिजर्वेशन अलग अलग जगह पर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस या जिसे हम एसईबीसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उन सबको मिलाकर अभी ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन है। इसके एडिशन में यदि स्टेट्स चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन करें, जैसे मराठा कम्युनिटी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहा, या 15(6) के द्वारा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए और 10% अलग से रिजर्वेशन हो, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, इस पे हमें रुक कर ध्यान देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे अंतिम क्या फैसला होता है। लेकिन फिलहाल के लिए मराठा कम्युनिटी के लिए और 50% से अधिक कोई भी और राज्य किसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन दे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एक बात और महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी भी गरमाया हुआ है वो ये कि 102nd अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की स्थापना की गई और ये कहा गया, देखिए अभी तक भारत में जो संविधान के अनुसार जो एक सिस्टम चला आ रहा है वो ये, मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो संविधान के आर्टिकल्स के द्वारा होता है। आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में भारत के प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो एक लिस्ट सूची जारी करेंगे कि भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स किसको माना जाएगा। इसके बाद हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि लेकिन जहां तक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और यदि आप याद करेंगे तो मैंने समझाया था कि कास्ट अकेला फैक्टर नहीं हो सकता सोशली एंड एजुकेशनली क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के डिटर्मिनेशन के लिए। लेकिन अब एक और नया संवैधानिक मुद्दा खड़ा उठा है और वो ये कि 102nd अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया है कि अब प्रेसिडेंट जो हैं वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की भी लिस्ट जारी करेंगे। तो जैसे SC/ST का डिटर्मिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, उसी प्रकार से एक सेंट्रल मैकेनिज्म लेड आउट की जाएगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब 102nd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि 102nd अमेंडमेंट को किसी भी प्रकार से इस तरह इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि हम स्टेट्स का, राज्य सरकारों का अधिकारों को एक प्रकार से ले रहे हैं और राज्य सरकार अब SEBC का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि 102nd अमेंडमेंट का सरकार अब कुछ भी बोले, लेकिन 102nd अमेंडमेंट का जो टेक्स्ट है, जिस प्रकार से लैंग्वेज संविधान में लाई गई है और जिस प्रकार से अमेंडमेंट किया गया है, जिस प्रकार से नए प्रोविजंस जोड़े गए हैं, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि अब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के डिटर्मिनेशन के लिए स्टेट्स के पास अधिकार नहीं होगा, प्रेसिडेंट के पास अधिकार होगा कि जो भी स्टेट है उनके गवर्नर से कंसल्टेशन करके नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को भी उनके व्यूज को भी मद्देनजर रखते हुए
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स का डिटर्मिनेशन किया जाए। ये पूरा रिजर्वेशन का जो मामला है, इसमें अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा और काफ़ी सारे मैटर्स, जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। तो ये जो पूरा डिबेट है, ये एक प्रकार से इवॉल्विंग डिबेट है। लेकिन क्योंकि आज हमने 15(5) और 15(6) की बात करी, जल्दी से कुछ पॉइंट्स जो हमने पिछले 2 या 3 वीडियो में रिजर्वेशन को लेकर किए हैं, आर्टिकल 15 को लेकर, उनको समराइज कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रखने में आसानी हो। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और विमेन, इन सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए यदि राज्य सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है, रिजर्वेशन भी ला सकती है, एम्प्लॉयमेंट में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। लेकिन ये जो पूरा रिजर्वेशन का जो मैक्सिमम सीलिंग है, वो इंदिरा सहाने में कहा गया कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो नए नए रिजर्वेशंस लाए गए हैं, जैसे कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, जो इस 50% से ज्यादा होगा, क्या वो संवैधानिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। और जैसे कि मराठा रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि किसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन किया जाता है जो 50% से ज्यादा है, तो उसे भी हम असंवैधानिक मानेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी आर्टिकल 16 में, जहां पे एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात की गई है। उस पर बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? क्या संविधान को, भारत के संविधान को और संवैधानिक मुद्दों को सरलता से आप तक पहुंचाने की मेरी जो मुहिम है, उसमें मैं थोड़ा बहुत सफल हो पा रही हूँ? आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और भारत में हर व्यक्ति को भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा संविधान के इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अफनीबाद से। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।